राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, विरासत। हुकमचंद जैन द्वारा लिखी इस बुक का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इस बुक में कुल 18 चैप्टर हैं। अपने 9वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट 2। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले एवं स्मारक। स्थापत्य कला। नाव गीतड़ा नु भीतड़ा सूरवे। व्यक्ति की स्मृति या तो गीतों में शेष रह जाती है या निर्मित स्मारकों में शेष रह जाती है। व्यक्ति जन्म लेता है, कर्म करता है और अंत में परम तत्व में विलीन हो जाता है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, उसके अच्छे बुरे कर्मों के कारण जनमानस के ध्यान में रहता है और उसके मरने के बाद भूलना प्रकृति का नियम है। मगर इतिहास में ऐसे चरित्रों ने भी जन्म लिया है जो मरने के बाद भी अपने कृत्यों में आज भी जीवित है। लोकगीत, दंत कथाएं आदि, स्मारक, कुएं, बावड़ी, तालाब, किले आदि उन्हें जीवित रखे हुए हैं। जब भी हम किसी विशेष अवसर पर उनसे संबंधित गीत सुनते हैं, उनके द्वारा निर्मित स्मारकों का अवलोकन करते हैं, तो उनका जीवन चित्र है वो अपने आंखों के सामने घूम जाता है। महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता प्रेम ओ नीला घोड़ा रा असवार के माध्यम से अमीर की शरणागत वत्सलता ये दोहा याद दिलाता है। सिंह सुवंत सतपुरुष वचन, कदली फलतिक बार, तीरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। सिवाना के किले के साथ सातल, सोम और राठौड़ कला की शौर्य गाथाएं जुड़ी हुई है। किल्लो अणखलो यूं कहे, आव कला राठौड़, मो सिर उतरे मेणो तो सिर बांधे मोड़। इसी तरह अब्बू सिरोही रणकपुर पाली के जैन मंदिर, वस्तुपाल, तेजपाल, विमल शाह कीर्ति को फैला रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के किले के साथ रावल रतन सिंह, गोरा बादल, जैमल फत्ता की वीरता, पद्मिनी के जोर की गाथाएं आज भी साकार रूप से उन्हें हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया। नगर, महल, प्रकोटे, किले, जलाशय के निर्माण में उपयोगिता के साथ सुदृढ़ता का तत्व प्रमुखता से दृष्टिगोचर होता है। मध्यकाल के किलों के निर्माण में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो ऊपर से चौड़ी हो और नीचे खेती और सिंचाई के साधन हो, किले बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने लगी। पुराने किलों को मध्ययुगीन युद्ध पद्धति के अनुसार दोबारा बनाया गया। किले के भीतर ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद के लिए और नीचे भाग का जलाशयों के लिए और समतल भाग को कृषि के लिए रखा गया। बची हुई भूमि का उपयोग मंदिरों, मकानों के निर्माण में किया गया। किले के चारों ओर दीवारें चौड़ी और बड़े आकार की बनाई गई, जिस पर कई घोड़े एक साथ चल सकते थे। प्राकार की दीवार का ढाल इस तरह रखा गया कि उस पर चढ़ना कठिन था। कहीं कहीं दीवारों के नीचे गहरे खड्डे ऐसी स्थिति में रखे गए कि आक्रमणकारी सेनाओं का दुर्ग में घुसना सरल नहीं था। बीकानेर के किले की दीवारें अधिक ऊंची और उसकी सुरक्षा के लिए गहरी खाई बनाई गई है, जो वहां की भौगोलिक स्थिति के सर्वाधिक उपयुक्त थी। मेनाल, नागदा, आमेर आदि से पूर्व मध्ययुगीन राजभवनों के अवशेष मिलते हैं, जिसमें सादगी, छोटे कमरे और दरवाजे नीचे हैं, मगर खिड़कियों का अभाव मिलता है। मध्यकाल में राजभवनों के ढांचों में दुर्गों की भांति व्यवस्था होना, बुर्जों, प्रकार आदि का होना आवश्यक माना गया। मुगल संपर्क के परिणाम स्वरूप राजमहलों में भव्यता और सजावट आदि देखने को मिलती है। राजस्थान के स्थापत्य पर यहाँ की भौगोलिक स्थिति, तात्कालिक राजनीतिक स्थिति, शासकों की साधन संपन्नता और पारंपरिक सोच का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रमुख किले। राजस्थान है जो किलों का प्रदेश है। यहाँ प्रत्येक नगर कस्बे में किलों और गढ़ों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। हर किले की अपनी कहानी और उसके साथ कोई ना कोई ऐतिहासिक प्रसंग जुड़ा हुआ है। शुक्र नीति में राज्य के 7 अंगों में किले को भी एक अंग माना गया है। शुक्र नीतिकार ने किले के 9 भेद बताए हैं। खाई, कांटे, पत्थरों से उसके मार्ग दुर्गम बने हो, जो पत्थरों से मार्ग दुर्गम बने उसको एर्ण दुर्ग बोलते हैं। पारिख दुर्ग उसको बोलते हैं जिसके चारों ओर खाई हो। पारिख, ख से खाई। चारों ओर ईंट, पत्थर और मिट्टी से बड़ी बड़ी दीवारों के परकोटे वाला पारिद दुर्ग, जिसके चारों तरफ पत्थर और मिट्टी से बड़ी बड़ी दीवार परकोटा बनाया उसको पारिद दुर्ग कहते हैं।
वन दुर्ग चारों ओर कांटेदार वृक्षों का समूह होता है। जो वन टाइप उसके चारों तरफ कांटे इत्यादि हो, उसको क्या कहा जाता है? कांटेदार वृक्षों का जो समूह बना होता है उसको वन दुर्ग कहा जाता है। जिसके परकोटा बना हो उसको पारित दुर्ग कहा जाता है। एर्ण दुर्ग उसको कहा जाता है जिसका मार्ग ही दुर्गम हो, खाई कांटे आदि डाल के उसका मार्ग दुर्गम बना दिया गया हो। धनव दुर्ग के चारों ओर रेतीला मरुस्थल होता है। जिस दुर्ग के चारों ओर बहुत दूर तक जल राशि हो उसे जल दुर्ग कहा जाता है। अब जल दुर्ग मिलेंगे किस साइड में? जिस साइड में जल नदियाँ नाले इत्यादि होंगे उस साइड मिलेंगे। अब बीकानेर जैसलमेर की ओर तो जल दुर्ग मिल नहीं सकते। रेतीले मरुस्थल किस तरफ मिलेंगे? ये मिलेंगे बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर इस तरफ मिलेंगे। वन दुर्ग कहाँ मिलेंगे? वन दुर्ग जहाँ ज़्यादा मात्रा में वन पाए जाते हो, जैसे उदयपुर और इस साइड में मिलेंगे। एकांत में किसी पहाड़ी पर बना किला गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। किसी पहाड़ी पे अकेला ही बन जाए उसको क्या कहते हैं? गिरी दुर्ग कहते हैं। व्यूह रचना में चतुर्वीरों के व्याप्त होने से जो अभेद्य उसे सैन्य दुर्ग, जिसमें सुर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हैं, उसे सहाय दुर्ग कहते हैं। सहाय दुर्ग यानी जिसमें हर वक्त सहायता के लिए मौजूद रहते हैं। शुक्र नीतिकार ने सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। सैन्य दुर्ग है कौन सा? व्यूह रचना में चतुर्वीरों से व्याप्त होने से जो अभेद्य हो, व्यूह रचना बन जाए और चतुर्वीर उसमें हो और वो अभेद्य हो, जिसको भेद ना सके, वो सैन्य दुर्ग कहा जाता है और उसको ही शुक्र नीतिकार ने सर्वश्रेष्ठ बताया है। यूनेस्को में 2013 में विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 किले आए थे। एक चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, सोनारगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। चित्तौड़ का किला है, उसके बारे में अपन डिटेल में जान लेते हैं। चित्तौड़ का किला, वीरता, त्याग, बलिदान, स्वतंत्रता। चित्तौड़ का किला सबको ही पता है कि इसके बारे में एक प्रचलित लोकोक्ति भी है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। किले की सुदृढ़ता और स्थापत्य श्रेष्ठता ये इंगित करती है। राजस्थान के गौरव और किलों का सिरमौर कहा जाता है चित्तौड़ का किला। अजमेर खंडवा रेल मार्ग पर चित्तौड़गढ़ जंक्शन से 3 किलोमीटर दूर गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल के निकट अरावली पर्वतमाला के एक विशाल पर्वत शिखर पर यह बना हुआ है। जब अपने चित्तौड़गढ़ जंक्शन पे रुकते हैं तो ये राइट साइड की ओर उसके स्टेशन के साफ दिखता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1850 फीट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी लंबाई 8 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर अवस्थित होने के कारण मध्यकाल में इस किले का सामरिक महत्व बन जाता है। जो उस टाइम के राजा थे वो मालवा गुजरात की ओर आक्रमण करने के लिए या लड़ाइयों के लिए जाते थे तो ये किला बीच में पड़ता था। चित्तौड़ के किले के निर्माता के बारे में प्रमाणिक जानकारी का अभाव है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार किसी को पता नहीं है कि इसका निर्माता कौन है। तो वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार बोलते हैं कि मौर्य राजा चित्रांग यानी चित्रांगद ने ये किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। उसी का वंश चित्तौड़ बन गया और मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमौरी को परास्त करके 8वीं सदी में गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने इस पर अधिकार कर लिया। 10वीं सदी में 8वीं सदी में बोला जाता है कि गुहिल वंश का जो संस्थापक था बप्पा रावल, उसने उस पे अधिकार कर लिया। 10वीं सदी के अंत में मालवा के परमार शासक मुंज ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो इस पे अधिकार करने वाले भी वही आएंगे जो दिल्ली के बीच में मालवा और गुजरात, दिल्ली से आओ तो मालवा और गुजरात के बीच में पड़ता था। तो या तो मालवा वाला आ जाएगा या गुजरात वाला आ जाएगा या दिल्ली वाला आ जाएगा इस पे आक्रमण करने। 11वीं सदी में 8वीं 10वीं 11वीं, तो 10वीं सदी में परमार शासक मुंज ने इस पे अधिकार कर लिया था। 11वीं सदी के पूर्वार्ध में गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के नियंत्रण में चला गया। फिर 12वीं सदी में चित्तौड़ पर पुनः गुहिलों का आधिपत्य हो गया। 8वीं सदी में भी गुहिलों का था और 12वीं में भी हो गया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने हस्तगत कर लिया इसको। 1303 में साका भी हुआ था इस पे।
1326 में सिसोदे के राणा हमीर ने चित्तौड़ में पुनः गुहिल सिसोदिया वंश को प्रतिष्ठापित कर दिया। यानी गुहिल वंश की 8वीं सदी में, फिर 12वीं सदी में, वो सॉरी 11वीं में, और फिर से 1326 को सिसोदे के राणा हमीर ने चित्तौड़ में पुनः गुहिल सिसोदिया वंश को प्रतिष्ठापित कर दिया। 1568 से 1615 तक किला मुगलों के अधिकार में रहा। मुगलों के अधिकार में 1568 से 1615। 1615 में मेवाड़ मुगल संधि के परिणाम स्वरूप यह पुनः गुहिल वंश को प्राप्त हो गया। तो ज़्यादातर देखा जाए तो इसमें गुहिल वंश है ना, वही इस पे आधिपत्य रखा है। 1947 ईस्वी तक मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया शासकों का ही अधिकार रहा। 1947 तक, यानी भारत देश आज़ाद होने तक फिर गुहिल सिसोदिया का ही रहा था। चित्तौड़ के किले के साथ 1303 में पद्मिनी के जौहर और गोरा बादल के अप्रतिम वीरता, 1535 में राणा सांगा की पत्नी कर्णावती का जौहर और 1568 में जयमल और फत्ता की पत्नियों के जौहर और इन वीरों के साहसिक बलिदान की गाथाएं जुड़ी हुई। चित्तौड़ में 3 साके हुए बताते हैं। तो चित्तौड़ में किले में प्रवेश के लिए 7 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। पाड़न पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। पाड़न पोल में प्रवेश करने से पूर्व बाहर की तरफ देवलिया के बाघ सिक्का स्मारक बना हुआ है। अब अपने को लाइन टू लाइन तो याद नहीं रखना है। देवलिया के बाघ सिक्का स्मारक कौन से किले में बना हुआ है, तो वो चित्तौड़गढ़ के किले में बना हुआ है। 1535 में बहादुर शाह के आक्रमण के समय वीरगति को प्राप्त हुआ था, तो उसका स्मारक बना हुआ है। भैरव पोल देसुरी के भैरू सिंह सोलंकी के नाम पे है, जो बहादुर शाह के आक्रमण के दौरान वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी मूर्ति यहाँ स्थापित है। भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियाँ हैं। तो जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियाँ ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये कौन से पोल के मध्य है? ये भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य है। उससे पहले हमें 7 प्रवेश द्वारों के नाम भी याद होने चाहिए। पाड़न पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। ये दोनों वीर 1568 में अकबर की सेना से लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे। जयमल की छतरी 6 खंभों की तथा कल्लाजी की छतरी 4 खंभों की बनी है। अब ये आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें कुछ भी आ सकता है। जयमल की छतरी 6 खंभों की बनी है और कल्लाजी की छतरी 4 खंभों की बनी है। हनुमान पोल के पास हनुमान जी की प्रतिमा है और गणेश पोल के पास गणेश जी। ये तो याद रखने वाली बात नहीं है, ये तो वैसे ही याद रह जाएगी। गणेश पोल के पास लक्ष्मण पोल से जुड़ा हुआ जोड़ला पोल आता है। इस द्वार की ऊंचाई, घुमाव और संकरापन उल्लेखनीय है। इसके बाद लक्ष्मण पोल और राम पोल आता है। राम पोल के सामने खुला बरामदा है। पूर्व में सूरज पोल, सूरज क्योंकि पूर्व में उदय होता है इसलिए पूर्व में है। उत्तर में लाखोटा बारी। सूरज पोल किले का सबसे प्राचीन द्वार है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किले के इन प्रवेश द्वारों के नाम क्रमशः राम पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, चामुंडा पोल, तारा पोल, लक्ष्मी पोल बताए गए हैं। इसमें से कुछ नाम बदल भी गए हैं। चित्तौड़ दुर्ग के स्थापत्य स्मारक यहाँ के इतिहास को बयां कर रहे हैं। इसमें रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश महल, कुंभा महल, रतन सिंह महल, आहड़ा इंगलू का महल, गोरा बादल का महल, जयमल फत्ता की हवेलियाँ, भामा शाह की हवेली, सलूम्बर की हवेली, रामपुरा की हवेली आदि प्रमुख है। तो ये जो स्थापत्य स्मारक है जो इतिहास को बयां कर रहे हैं ये हमें याद रखने पड़ेंगे। दुर्ग में कई हिंदू मंदिर है, जैसे कालिका माता का मंदिर, समिदेश्वर मंदिर जो मोकल जी का मंदिर है, जटाशंकर मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, मीरा मंदिर, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, कालिका माता मंदिर मुख्यतः 8वीं शताब्दी बप्पाराव द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर है। जनश्रुतियों के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करने के बाद बप्पा ने अपने कुल देवता सूर्य की पूजा के लिए यह मंदिर बनाया था। समिदेश्वर जो मंदिर है वो 11वीं सदी में परमार शासक राजा भोज द्वारा बनाया गया है। 1428 में महाराणा मोक्कल द्वारा जीर्णोद्धार करके इसे मोक्कल जी का मंदिर भी कहते हैं। परमार भोज ने चित्तौड़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण का मंदिर भी बनाया है। परमार भोज ने एक तो समिदेश्वर मंदिर बनाया 11वीं सदी में, और चित्तौड़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर भी परमार भोज ने बनाया है। इसे संभवतः अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़वा डाला। किले में तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण बनवीर द्वारा करवाया गया था। विष्णु के वराह अवतार का
कुंभ स्वामी मंदिर राणा कुंभा द्वारा निर्मित है। मीराबाई व कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर का स्थापत्य भी उल्लेखनीय है। किले के अनेक प्राचीन जैन मंदिर भी है। 27 देवरी 27 जैन मंदिरों का समूह है। 27 देवरी 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं वहाँ पे। राजमहलों के पास स्थित श्रृंगारचोरी नामक जैन मंदिर भी महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलाग ने करवाया। तो इससे पता लगता है कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में भी जो जैन परंपरा है वो चलती आ रही थी। यहाँ प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार यहाँ भगवान शांतिनाथ की चौमुखी प्रतिमा थी जो मुगलों के द्वारा तोड़ दी गई। किले में कई कुंड और जलाशय भी हैं जैसे जयमल जी का तालाब, सूरज कुंड, चित्रांग मोरी तालाब, रत्नेश्वर तालाब, कुंभ सागर तालाब, भीमलत तालाब, हाथी कुंड, जाली बाव, गोमुख झरना, जेठा महाजन बावड़ी जो पेयजल और सिंचाई के लिए इनका उपयोग होता था। कुंभा द्वारा निर्मित 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ। कुंभा द्वारा निर्मित 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ जिसे विजय स्तंभ भी कहते हैं चित्तौड़गढ़ किले का सबसे भव्य निर्माण है। कुंभा ने अपने आराध्य देव विष्णु को समर्पित किया है। ये 122 फीट ऊंचे 9 मंजिले इस भवन में 157 घुमावदार सीढ़ियां हैं। यह भीतर और बाहर मूर्तियों से लदा हुआ है। कई विद्वानों ने इसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय और मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा है। फर्ग्यूसन ने इसे रोम के ट्रांजन टावर से और कर्नल टोड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। कीर्ति स्तंभ का द्वार दक्षिण की ओर है। यहाँ द्वार से प्रवेश करते ही जनार्दन की मूर्तियां दिखाई देती है। प्रथम मंजिल के पार्श्व में अनंत, ब्रह्मा और रुद्र की मूर्तियां, दूसरी मंजिल में पार्श्व के ताकों में अर्धनारीश्वर और हरिहर की मूर्तियां हैं। तीसरी मंजिल पर विरची, जयंत, नारायण और पितामह की मूर्तियां हैं। चौथी मंजिल पर त्रिखंडा, हरसिद्धि, पार्वती, हिंगलाज, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंधर्व, कार्तिकेय और विश्वकर्मा की मूर्तियां बनी हुई है। पांचवी जो मंजिल है उस पर लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर और ब्रह्मा सावित्री की मूर्तियां बनी हुई है। छठी मंजिल पर सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाल की मूर्तियां। सातवीं पर वरा, नरसिंह, रामचंद्र, बलदेव, बुद्ध, विष्णु के अवतार की मूर्तियां। आठवीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, केवल चारों ओर स्तंभ बने हुए हैं। 9वीं मंजिल पर कई शिलाओं पर महाराणा हम्बीर से लेकर महाराणा मोकल तक का इतिहास वर्णित है। बिजली गिरने से ये क्षतिग्रस्त होने पर महाराणा स्वरूप सिंह और फतेह सिंह के काल में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण का शिलान्यास विक्रमी संवत 1438 में हुआ। इसकी प्रतिष्ठा विक्रमी संवत 1503 1448 ईस्वी में हुई। प्रचलित परंपरा के अनुसार इसके निर्माण पर 90 लाख रुपए खर्च हुए हैं। गोपीनाथ शर्मा ने कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय कहा है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे पौराणिक देवताओं के अमूल्य कोष की संज्ञा दी है। डॉक्टर राजशेखर व्यास का कहना है कि कीर्ति स्तंभ मध्ययुगीन मेवाड़ की स्थापत्य कला का ही नहीं प्रत्युत मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य का प्रतिनिधि स्मारक है। चित्तौड़गढ़ के किले में 11वीं और 12वीं शताब्दी में बघेरवाल जैन जीजा द्वारा बनाया गया 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ भी उल्लेखनीय है जो प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। चारों पार्श्वों पर आदिनाथ की विशाल दिगंबर मूर्तियां हैं। शेष भाग में अन्य जैन मूर्तियां हैं। जैन कीर्ति स्तंभ में ब्रह्मा, शिव और भैरव की प्रतिमाएं हैं। यह स्तंभ 76 फीट ऊंचा है, नीचे 32 फीट और ऊपर की ओर 15 फीट चौड़ा है। इस स्थापत्य स्मारकों के अतिरिक्त चित्तौड़ के किले में अनेक शस्त्रागार, अन्न भंडार, सुरंगें और तहखाने हैं। बनवीर द्वारा बनाया गया आंतरिक दुर्ग नवलखा भंडार भी उल्लेखनीय है जिसे बाद में कोष में रखने के लिए प्रयुक्त किया गया था। तो इसी के साथ हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो पूरा हो गया है। आगे हम सारे दुर्ग एक एक करके पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।